गुड मॉर्निंग क्लास 12। भारत के विदेश संबंध इस अध्याय के अंतर्गत हमें ये जानना है कि भारत के स्वतंत्रता के प्रथम 2 दशकों में मुख्यतः भारत की विदेश नीति के प्रमुख तत्व क्या रहे थे, उस विदेश नीति के निर्माण में किन कारकों ने बाहरी और अंदरूनी किन विदेशी घटनाओं ने और किन घरेलू राजनीति की घटनाओं ने उनके निर्माण में उनको तय करने में भूमिका अदा की। इसके अलावा जो भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं थी, विशेषकर चीन और पाकिस्तान से भारत के विदेश संबंध प्रथम 2 दशकों में कैसे रहे और उनका क्या परिणाम रहा। इसके अलावा भारत की परमाणु नीति, परमाणु शस्त्रों, परमाणु ऊर्जा के संबंध में भारत की क्या नीति रही है, ये भी इस अध्याय में आप जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भारत के विदेश संबंध या विदेश नीति को निर्मित करने में किन कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो किताब में तथ्य दिए हैं उसी को यहाँ पर बिंदुवार लिखने का प्रयास किया गया है। बाह्य कारक का मतलब है कि शेष जगत में घटने वाली घटनाएं जिन्होंने भारत की विदेश नीति पर प्रभाव डाला। पहला है द्वितीय विश्व युद्ध का अंत, जो है वो परमाणु हमले, और वो भी परमाणु हमले के माध्यम से। भारत की जो, अगर आप इतिहास में पढ़ेंगे, क्रिप्स मिशन, वेवल प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, ये सारा जो, और भारत की आज़ादी, ये सब द्वितीय विश्व युद्ध की पीठिका के अंतर्गत हुआ। और इस द्वितीय विश्व युद्ध का जो परिणाम था वो काफ़ी विनाशक था, और लास्ट में जो इसका अंत हुआ वो अमेरिका द्वारा जापान पे परमाणु हमले के माध्यम से हुआ, जो कि बहुत ही घातक विनाशकारी क्षमता वाला था। दूसरी चीज़ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। इसी के साथ जो दूसरी चीज़ हुई, आप पढ़ चुके हैं कि 1945 में ही अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने और युद्धों को अवॉइड करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तो भारत की जो विदेश नीति पर इन दोनों तथ्यों ने प्रभाव डाला, वो ये कि भारत की विदेश नीति जो है पूरी तरीके से शांति को बनाए रखने के प्रयास और संघर्ष के क्षेत्रों को कम करने के प्रयास पर टिक गई। तीसरी चीज़, और इसके लिए भारत की जो विदेश नीति रही, आगे चल के आप देखेंगे, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ पूरी तरीके से सहयोग पर रही है, सहयोग की रही है। तीसरी चीज़ है शीत युद्ध का आरंभ। भारत के आज़ाद होते ही, द्वितीय विश्व युद्ध उसके ख़त्म होते ही जो विश्व है वो दो गुटों में बट गया। आप इससे भली भांति अभी तक परिचित हो चुके हैं। वो 2 गुट अमेरिका और सोवियत संघ के थे, और इन गुटों ने विश्व के जो ज़्यादा से ज़्यादा देश थे उन्हें अपने खेमे में लेने का प्रयास किया। तो इससे क्या हुआ कि विश्व 2 युद्ध के तुरंत बाद ही, जहाँ शांति सभी चाहते थे कि शांति बनी रहे, वहीं विश्व में तनाव फैलने लगा पूंजीवाद और साम्यवाद के विचारधारा के बीच, और विश्व का 2 गुटों में विभाजन होने लगा। इस तथ्य ने भारत की जो विदेश नीति थी उसे इस बात की तरफ प्रेरित किया कि भारत यदि हो सके तो इस गुटीय राजनीति और इस तनाव को फैलाने का कारक ना बने, बल्कि उसे कम करने की प्रयास करे। अगला जो तथ्य जो भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करता है वो है उसका जो पड़ोसी देश, एक बड़ा पड़ोसी देश चीन। वहाँ पे 1949 में कम्युनिस्ट शासन, साम्यवादी शासन की स्थापना हो गई, साम्यवादी क्रांति हुई। ये भी आप पढ़ चुके हैं। अगली चीज़ है विश्व के मानचित्र पर कई नवीन देशों का अभ्युदय। इसी समय, जिस समय भारत आज़ाद हुआ है, लगभग उन्हीं दशकों के आसपास विश्व के कई ऐसे देश, खासकर अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के देश, जो पहले किसी यूरोपीय शक्ति के
उपनिवेश रहे थे वो सभी इसी समय के कमोवेश आज़ाद हुए और नवीन स्वतंत्र देश बने। इसके बारे में भी आप पढ़ चुके हैं कि इन्हें कॉमनली तृतीय विश्व युद्ध कहा गया। इन सब की एक जैसी समस्याएं थी, चाहे वो आर्थिक विकास की हो, लोकतंत्र की स्थापना और कठिनाइयों की बात हो। तो विश्व पे कई नए स्वतंत्र संप्रभु देश आए। अगली चीज़ परमाणु हथियारों का आविर्भाव और शांति की चिंता। परमाणु हमले के माध्यम से जो परमाणु हथियारों का जो एक नया सूत्रपात हुआ वो परंपरागत हथियारों से कहीं गुना ज़्यादा विनाश की क्षमता रखता है। तो इस प्रकार परमाणु हथियारों ने शांति के उपयोगिता और शांति की चाहत को और ज़्यादा बढ़ा दिया कि यदि अब युद्ध हुआ तो वो बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी होगा, तो युद्ध ना हो, शांति बनी रहे। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे पूरे विश्व में घटने वाले, जिन्होंने भारतीय विदेश नीति को बनाने में मदद की। आंतरिक का जो सिर्फ भारत से संबंधित जो घटनाएं हैं उन्हें देख लेते हैं। पहली चीज़ भारत पाकिस्तान का बंटवारा। 1947 में भारत के आज़ाद होते ही भारत का बंटवारा भी हो गया और 2 देश अस्तित्व में आ गए। दूसरी चीज़ उपनिवेशी शासनकाल। उपनिवेश शासनकाल मतलब जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था तो उस समय जो भारत के पड़ोसी देशों से जो सीमाएं तय की गई थीं वो आज़ादी के बाद विशेषकर चीन के द्वारा उन सीमाओं को मानने से इनकार किए जाने लगा, जिसने नए सीमा विवादों को जन्म दिया। अगली चीज़ गरीबी मिटाने और आर्थिक विकास की चुनौती। पूरी तरीके से जो उपनिवेश को खोखला करके छोड़ने की जो स्थिति थी, तो नया शासन आने पे उन लोगों के सामने पहली चुनौती यही थी कि किसी तरीके से उत्पादन बढ़ाया जाए जिससे जो जनता है देश की उसका गरीबी मिटाई जा सके, उसे आत्मनिर्भर बनाया जा सके। अगली चीज़ है संघर्ष के उपरांत प्राप्त स्वतंत्रता और संप्रभुता बनाए रखने की इच्छा। इसका अर्थ क्या है कि भारतीय जो विदेश नीति के निर्माता थे इस बात के लिए पूरी तरह से सजग थे कि जो इतने लंबे संघर्ष के उपरांत भारत को स्वतंत्रता और संप्रभुता प्राप्त हुई है, अपना निर्णय स्वयं लेने की जो उनको अधिकार प्राप्त हुआ है, उसको वो किसी भी कीमत पर ना खोएं। और आप आगे चल के देखेंगे कि इसी इच्छा ने भारत को गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने पर प्रेरित किया। अगला, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को मजबूत करना। भारत के जो संविधान को अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक लागू करना, ये जो उद्देश्य था भारतीय नीति निर्माताओं का, उसने भी भारतीय विदेश नीति को निर्माण में मदद की। और लास्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदात्त विचारों का प्रभाव। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो स्वतंत्रता आंदोलन था, उसके जो प्रमुख विचार थे, जो नैतिक विचार थे, उन सभी ने जो है भारतीय विदेश नीति को निर्माण में अपना योगदान दिया। इसके अलावा ओवरऑल जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने, उनका जो व्यक्तित्व था और उनके विचारों की स्पष्ट छाप भारतीय विदेश नीति में दिखती है। अगर उद्देश्यों की बात करें तो प्रथम 2 दशकों में भारतीय विदेश नीति के जो उद्देश्य थे वो एक विकासशील देश, नवोदित विकासशील के जो उद्देश्य हो सकते हैं वही थे। पहला, संप्रभुता और स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखना। भारत की ये इच्छा थी, ये उद्देश्य था कि वो विश्व के मामलों में या जो भारत के कैसे संबंध पड़ोसी देशों से और शेष विश्व से रहेंगे, इसका निर्णय भारत की सरकार स्वयं करे, वो किसी अन्य देश या राज्य के दबाव में अपनी विदेश नीति संबंधी निर्णय ना ले। तो पहली चीज़ स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखना। दूसरी चीज़ क्षेत्रीय अखंडता कायम रखना। किसी भी देश का जो पहला राष्ट्रीय हित जो उद्देश्य होता है वो होता है कि उसके देश की जो सीमाएं हैं वो अक्षुण्ण वो सुरक्षित रहें, उन पे कोई खतरा ना आए।
और तीसरी चीज़ तीव्र आर्थिक विकास द्वारा आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ये तीसरा लक्ष्य था कि विवादों से दूर रहते हुए, शांति बनाए रखते हुए, सीमाओं को सुरक्षित रखते हुए सारा प्रयत्न, सारे संसाधन तीव्र आर्थिक सामाजिक विकास की ओर लगाए जाएं, जिससे लोगों का, नागरिकों का जीवन स्तर उन्नत हो सके और देश आत्मनिर्भर बन सके। इन सब के इन कारकों और उद्देश्यों के आधार पर जो भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं प्रथम 2 दशकों में उभर के आईं, वो यहाँ पर बिंदुवार संक्षेप में लिखी गई हैं। पहली चीज़ है गुटनिरपेक्षता की नीति। ये सब आपकी किताब में विस्तार से दिया है, यहाँ समझाने के उद्देश्य से शॉर्ट में लिखा है। सबसे पहली चीज़ गुटनिरपेक्षता की नीति। आप सभी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। भारत की जो विदेश नीति की सर्वप्रथम विशेषता है, शीत युद्ध के परिप्रेक्ष्य में उसने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, अर्थात ना तो अमेरिकी गुट और ना ही सोवियत गुट, किसी भी गुट में भारत शामिल नहीं हुआ। उसने दोनों गुटों से अलग होकर स्वतंत्र विदेश नीति बनाने का राह अपनाई। इसी को गुटनिरपेक्षता की नीति कहते हैं। इसका जो कारण है गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाए जाने का, उसके कई कारण बताए जा सकते हैं। जैसे इस नीति ने भारत का हित साधन किया, भारत किसी एक गुट का पिछलग्गू होने से बच गया, अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप फैसले ले सका, और विश्व के मामलों में सही और गलत के निर्णय करके जो भारतीय सिद्धांतों के अनुसार जो चीज़ सही थी उसका साथ देने का में भारत सफल हो सका। तो गुटनिरपेक्षता की नीति के कारण भारत जो उसका स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने में सफल हो सका। दूसरा जो प्रमुख विदेश नीति की बिंदु है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाहियों में सक्रिय भूमिका। शुरू से ही बिना किसी संदेह के यह भारत की विदेश नीति रही कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसा जो मंच, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व में शांति को बढ़ावा देने और युद्ध को रोकने के लिए है, उसके साथ भारत पूर्ण सहयोग करेगा, जिससे विश्व में तनाव और संघर्ष कम हो और विकास का वातावरण बन सके। तो विभिन्न जो संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति कार्यवाहियाँ हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा सम्मेलन, हर जगह जो है भारत ने, जो निशस्त्रीकरण सम्मेलन हुए, हर जगह भारत ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी भूमिका अदा की। तीसरी चीज़ अफ्रो एशियाई एकता पर बल। भारत का यह मानना था कि जितने भी नवोदित देश हैं उन सबकी समस्याएं एक जैसी हैं, उन सबकी जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो आर्थिक हों या राजनीतिक हों, वो लगभग एक जैसी हैं। सभी को तेज़ी से आर्थिक विकास प्राप्त करना है, सभी को लोकतंत्र सफलतापूर्वक अपने देश में एक सक्षम और स्थिर शासन स्थापित करना है। इसके लिए जो भारतीय नीति निर्माता थे वो ये मानते थे कि जितने ये नवोदित देश हैं उन्हें एकजुट रहना चाहिए, और इसके लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने एक मंच भी प्रदान किया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के आरंभ होने से पहले भी यहाँ पेज नंबर 68 पर आपका अफ्रो एशियाई एकता के बारे में दिया। तो भारत ने अपने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के आरंभ होने से पहले भी भारत ने अपनी आज़ादी के समय और ये प्रयास शुरू कर दिया कि बाकी जो अफ्रो एशियाई देश हैं वो भी जल्दी से जल्दी स्वतंत्र हों और वो एकजुट होकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक जैसे फैसले ले सकें। जैसे यहाँ पर दिया है कि 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजित किया, भारत ने इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किए। इसके अलावा अन्य देशों में जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहे थे उन्हें भी भारत ने मॉरल सपोर्ट प्रदान किया।
इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका, जिसने रंग भेद और नस्ल भेद की नीति जारी रखी, भारत ने उसका खुल के मुखर विरोध किया, हर मंच से उसका विरोध किया कि ये दक्षिण अफ्रीकी सरकार को रंग भेद की नीति, नस्लवाद की नीति बंद करनी चाहिए। और इसके अलावा एक प्रसिद्ध सम्मेलन इंडोनेशिया में बांडुंग शहर में अफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ 1955 में, जिसे हम बांडुंग सम्मेलन के नाम से वो फेमस है। तो बांडुंग सम्मेलन या अफ्रो एशियाई एकता सम्मेलन 1955 में इंडोनेशिया के शहर में हुआ। और इसी के बाद कल्मिनेशन पॉइंट गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 बेलग्रेड में हुआ। तो ये अफ्रो एशियाई एकता के भारत के प्रयास थे। इसी के साथ ये अगला पॉइंट भी आपका जुड़ जाता है, रंगभेद, नस्लवाद और उपनिवेशवाद का विरोध, क्योंकि ये भारत की जो बेसिक राष्ट्रवादी आंदोलन की जो बेसिक सिद्धांत थे उसके विरोध में था। तो भारत ने हर अंतर्राष्ट्रीय मंच से इस तरह की नीतियों का विरोध किया और जो देश, जो सरकारें अभी भी रंगभेद का, नस्लवाद का पालन कर रही थी, उनका आलोचना की। फिर अगली चीज़ है पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति। भारत यह चाहता था कि उसकी सीमाओं पर विवाद ना हो, शांति बनी रहे, जिससे सारी क्षमता देश के विकास के लिए यूज़ की जा सके। तो इसके लिए भारत ने जितने भी पड़ोसी देश थे उनके साथ सौहार्दपूर्ण, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति को अपनाया, उसे प्राथमिकता दी। अगली चीज़ है परमाणु निशस्त्रीकरण का समर्थन। भारत ने परमाणु अस्त्रों पर पूरी तरीके से रोक लगाने की मांग का समर्थन किया और नेहरू जी ने खासकर हर मंच से इस बात की मांग की कि जो परमाणु अस्त्र हैं उन्हें पूरी तरीके से ख़त्म किया जाना चाहिए, उनको फैलने से रोकना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य के व्यापक विनाश की ओर ले जाते हैं। और लास्ट चीज़ जो भारतीय विदेश नीति थी, प्रमुख विशेषता थी जिस पे आप लोग ध्यान देंगे, नियोजित विकास की रणनीति और बाहरी विश्व से सीमित व्यापार। आप अभी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके कि भारत ने नियोजन की नीति अपनाई, प्लानिंग की नीति अपनाई, और उसके साथ साथ जो देश के निजी उपक्रम थे, जो उद्योग धंधे थे, चाहे वो सरकारी हों या निजी हों, उनको एक संरक्षणवाद की नीति अपनाई थी, उनको संरक्षण देने की नीति अपनाई थी। तो इस नीति के चलते, इस संरक्षणवादी नीति के चलते जो शेष विश्व था उससे भारत का व्यापार, आयात निर्यात वो काफ़ी सीमित मात्रा में था। इसके अलावा जो भारत का जोर था वो था कि अपने उद्योग धंधों को विकसित किया जाए, उन्हें समर्थ बनाया जाए। तो इसके लिए पूंजी बचत की भी आवश्यकता थी। तो इन सब का मुख्य कारणों के चलते भारत का इन प्रथम 2 दशकों में बाहरी विश्व से व्यापार सीमित रहा। ये बच्चों भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं हैं। अभी आप आगे देखेंगे कि 1990 के बाद, शीत युद्ध के अंत के बाद, इनमें से इन विशेषताओं में कुछ अन्य विशेषताएं भी जुड़ी हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे।